Hello everyone, myself CA काजल डिरोलिया. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए है. हमने लास्ट क्लास में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल डिस्कस की थी और वहाँ बताया था कि बेसिकली ये यूनिवर्सिटी एमकॉम कोर्स भी प्रोवाइड करती हैं. ओवरऑल इनके पास एमकॉम से रिलेटेड 4 अलग अलग कोर्स हैं, बट हम लोग को 2 के बारे में डिस्कस करना है. सबसे पहला एमकॉम जो कि रिलेटेड था बिजनेस इकोनॉमिक्स की फील्ड से, एंड सेकेंड वन इज एमकॉम ऑनर्स. इन्हीं दोनों पे हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि किस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, सो ऑन. और इन्हीं दोनों के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? एमकॉम ऑनर्स की बात करें तो इसमें हमने बताया भी था कि वो सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन है, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स की बात करें एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स. तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सब्जेक्ट्स कॉमन है सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, BHU के लिए कर रहे हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लो, हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये पोर्शन तो होता ही होता है. क्लियर? तो अब हम लोग आज की क्लास में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो डिस्कशन करेंगे वो होगा रिलेटेड टू 2019 क्वेश्चन पेपर. आज हम लोग पूरा पेपर डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम ऑनर्स एंड देन नेक्स्ट क्लास में एमकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स पे भी डिस्कशन करने वाले हैं. क्लियर? क्वेश्चन पेपर की कॉपी दैट इज इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी. तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहां हम लोग 2019 क्वेश्चन पेपर पे ही डिस्कस करने वाले हैं. एंड ओवरऑल अगर ऑनर्स की बात करें तो इसमें 85 MCQs कवर करते हैं. हर एक MCQs करेक्ट करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा एंड इनकरेक्ट पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी. देखो यहाँ हमने लिखा भी है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ CET PG 2019. बेसिकली ये जाना जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से. एमकॉम ऑनर्स का पेपर है ये और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एमकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है RTI एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन. व्हाट इज RTI? RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन. तो यहाँ पूछ रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये कब फोर्स में आया था? इसकी करेक्ट डेट है 15 जून 2005. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. अब देखो अगर हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये वो कैटेगरी है प्रॉपर्टी की जहाँ पे सारे के सारे इंटैंजिबल क्रिएशंस होंगे. क्लियर? ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट. ह्यूमन इंटेलेक्ट का मतलब क्या है कि सिंपली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि क्रिएशन ऑफ माइंड होती है. क्लियर? मतलब हमारे दिमाग से बनी हुई चीज़ को हम क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो पेटेंट तो होगा, ट्रेडमार्क भी होगा, कॉपीराइट भी होगा. क्लियर? ये 3 ऑप्शन जो दिए हैं ये तीनों क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि पेटेंट भी हमारे माइंड से क्रिएट की गई है, ट्रेडमार्क भी, कॉपीराइट भी. इसके अलावा 2 चीज़ हम और बता रहे हैं. एक है हमारा ट्रेड सीक्रेट्स और एक होता है राइट ऑफ पब्लिसिटी. इन दोनों को भी आप लोग याद कर लेना एज एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये सारी चीज़ें क्रिएशन ऑफ माइंड है, मतलब लोगों के दिमाग से बनाई हुई चीज़ है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? D, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन IT एक्ट 2000. IT एक्ट नो डाउट सबको इसका फुल फॉर्म पता होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात कर रहा है. तो इसमें ना हम कुछ डिटेल्स बताएंगे जो आपको लर्न रखनी है. सबसे पहला कि इसमें टोटल 94 सेक्शंस होते हैं इन 13 चैप्टर्स. टोटल 13 चैप्टर्स हैं जिनमें 94 सेक्शंस ये इंक्लूड करते हैं. क्लियर? एंड हमसे शेड्यूल्स पूछा है तो ओवरऑल इनमें 4 शेड्यूल्स हैं जिन पे आपको डिटेल डिस्कशन नहीं पढ़ना है. सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने हैं? 4. तो करेक्ट आंसर होगा B. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नो डाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सिंपली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या कि जो इजीली ट्रांसफरेबल हो. तो करेंसी नोट नहीं होती, प्रॉमिसरी नोट होगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, चेक्स होगा,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी अगर होता तो वो भी इजीली ट्रांसफरेबल होता है। सिंपली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां बेनिफिट आप किसी दूसरी पार्टी को पास कर सकते हो, मतलब जो होल्डर है वो चाहे तो बेनिफिट किसी दूसरे होल्डर को पास ऑन कर सकता है। क्लियर? तो करेंसी नोट के केस में ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं है जो आप किसी को पास ऑन कर सको। करेंसी नोट क्या नहीं मानी जाती? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानी जाती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, if PPP holds, what is PPP? It is purchasing power parity. अगर purchasing power parity है तो उस केस में real exchange rate कभी भी चेंज नहीं होता। क्लियर? बेसिकली अगर हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो ये एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पे हम एक करेंसी की परचेजिंग पावर को कंपेयर करते हैं अगेंस्ट अनदर करेंसी। क्लियर? और ऐसा कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज रेट। तो जो रियल एक्सचेंज रेट है वो चेंज नहीं होगा अगर परचेजिंग पावर पैरिटी होल्ड्स कर रहा है तो। क्लियर? नेक्स्ट, इंडिया इज फेसिंग कॉन्टिन्यूस डेफिसिट इन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रुपी इज एक्सपेक्टेड टू। अब देखो, अगर हमारे यहाँ डेफिसिट है किसमें? बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो नो डाउट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो रुपीज की वैल्यू है वो क्या होगी? डेप्रिशिएट करेगी, घटेगी। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हेजिंग ट्रांजैक्शन इज इंडिकेटेड बाय। अब देखो, सबसे पहले समझो व्हाट इज हेजिंग ट्रांजैक्शन। देखो, हेजिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना जहां जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस मैनर में एग्जीक्यूट करता है कि वो अपने पैसे को लूज करने का जो रिस्क है उसको कम कर सके। क्लियर? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेजिंग और हेज। तो ऑप्शन देख लेते हैं। लिखा है ट्रांजैक्शंस इन ऑड अमाउंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ सच ट्रांजैक्शंस और नन ऑफ द अबव। तो हेजिंग ट्रांजैक्शन इनमें से तो कुछ भी इंडिकेट नहीं करेगा। ना ट्रांजैक्शन इंडिकेट करेगा इन ऑड अमाउंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट और फ्रीक्वेंसी ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। इन सब का इंडिकेशन ये नहीं देता, बल्कि ये इंडिकेशन देता है, ये इसको इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर अपने पैसे को किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करे जहां वो अपने रिस्क को भी कम कर सके ऑफ लूजिंग मनी। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, फॉलोइंग द यूरुगी राउंड अग्रीमेंट, GATT was converted from a provisional agreement into WTO with effect from। इसका करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 1995। ये क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं। विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? सार्क है, असम है, एशियन है, बट CBDT ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एशियन का फुल फॉर्म देखो क्या है? इसका है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सबका फुल फॉर्म याद रखना है आपको। नेक्स्ट, सार्क की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एंड असम का है एशिया यूरोप मीटिंग। क्लियर? तो ये तीनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट अगर हम लोग CBDT की बात करें, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट, अ लेटर ऑफ क्रेडिट मीन्स। अब देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट में बेसिकली क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट कब यूज होता है? जब दो पार्टीज होती हैं, एक पार्टी होती है बायर और एक पार्टी होती है सेलर। बेसिकली ये होता है इंपोर्टर और ये होता है जो सेलर होता है वो एक्सपोर्टर होता है। क्लियर? तो अब क्योंकि देखो दो अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं और जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो किस पे होता है? उधार पे होता है। तो उस केस में करना क्या होता है कि इस बायर की कंट्री का एक बैंक और सेलर की कंट्री का एक बैंक इन्वॉल्व होता है। मतलब बी के बिहाफ पे, बी बायर है, बट क्योंकि सेलर को इसको सेल करना है ऑन क्रेडिट, तो नो डाउट सेलर को भी एक अश्योरिटी चाहिए। तो सेलर को ये अश्योरिटी कौन देता है? उस कंट्री का बैंक जहां पे वो बायर एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि बायर सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ? सेलर के साथ। देन बायर अपनी कंट्री के बैंक से क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट करता है। हम इसका डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे देखो हम बता देते हैं, एक है ये बायर जिसको बेसिकली हम लोग कह रहे हैं इंपोर्टर, और एक है सेलर जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्सपोर्टर। ये प्रोसेस समझ लो क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला स्टेप होता है कि ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है कि हमें आप गुड्स सेल करो।
देन इम्पोर्टर का एक बैंक होगा जिसको हम कहेंगे इशूइंग बैंक, क्लियर। और एक्सपोर्टर का भी एक बैंक होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एडवाइजिंग बैंक, जो एडवाइस देता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ हमने चेक किया, सब कुछ करेक्ट है, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे ही सेल कॉन्ट्रैक्ट भेजा वैसे ही इम्पोर्टर क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जनरेट कर दो। देन लेटर ऑफ क्रेडिट अगर इनकी बैंक जनरेट करती है तो वो क्रेडिट किसको सेंड कर देती है, बट ऑब्वियस सेलर के एडवाइजिंग बैंक को। देन अगर एडवाइजिंग बैंक सब चीज़ से सेटिस्फाइड है तो वो डिलीवर कर देता है लेटर ऑफ क्रेडिट किसको, सेलर को। अब सेलर श्योर हो गया कि हमें पैसे मिलेंगे, हमें किसने गारंटी दी है, इशूइंग बैंक ने। इशूइंग बैंक ने इस चीज़ की गारंटी दी है कि हाँ ये इम्पोर्टर पेमेंट करेगा। नाउ ये क्या करते हैं, गुड्स की डिलीवरी कर देते हैं, और गुड्स की डिलीवरी करते ही गुड्स से रिलेटेड जो भी इनवॉइस बनी है उसको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं एडवाइजिंग बैंक को। क्यों? क्योंकि एडवाइजिंग बैंक ही पैसे लेंगी इशूइंग बैंक से। देन एडवाइजिंग बैंक वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती है इशूइंग बैंक को, एंड इशूइंग बैंक इम्पोर्टर से उस डॉक्यूमेंट की हेल्प से क्लेम करती है कि लाओ पैसे दो, सो दैट वो हम आगे ट्रांसफ़र कर सकें किसको, एडवाइजिंग बैंक को, क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का। तो नाम से समझ में आ रहा है जो आप उधार ले रहे हो उसके लिए एक लेटर, और उसके लिए कोई एक ऐसा बंदा, और उसके लिए लेटर कोई एक ऐसा पर्सन देगा जिससे सेलर को श्योरिटी हो जाए कि हाँ उसको पैसे मिलने हैं, क्लियर। तो देख लेते हैं अब लेटर ऑफ क्रेडिट का जब मतलब समझ में आ गया, लिखा है अ बैंक अग्रीइंग टू एक्सेप्ट एंड पे ऑन ड्यू डेट, a letter containing conditions of credit purchase or sale, a letter sent by exporter to importer sanctioning credit deal, a letter sent by importer to exporter sanctioning credit deal। नहीं, पहली बात तो ये लेटर कभी भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर को नहीं भेजता है। ये लेटर कौन भेजता है, जो एडवाइजिंग बैंक था वो भेजता है एक्सपोर्टर को, क्लियर। और यहाँ प्रोसेस यही होता है कि जो इशूइंग बैंक है वो इस चीज़ की कंफर्मेशन देता है कि हाँ ड्यू डेट पे आप हमसे पैसे ले जाना, अगर बायर के थ्रू आपको पैसे नहीं मिलते तो हम गारंटी देते हैं कि पैसे आपको मिल जाएंगे, क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ए, अ बैंक अग्रीइंग टू एक्सेप्ट एंड पे ऑन द ड्यू डेट, कि वो ड्यू डेट पे पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट, आरबीआई नोटिफाइज सीआरआर अंडर डैश एक्ट। अब सीआरआर की बात करें तो ये क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, एंड अंडर सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इसके अंडर में ये नोटिफाई किया गया है कि कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना हर एक बैंक की रिक्वायरमेंट है, क्लियर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो नहीं है क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात कर रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे ईयर भी याद रख लेना 1934, क्लियर। नेक्स्ट, एज पर आरबीआई's क्लीन नोट पॉलिसी राइटिंग ऑन अ करेंसी नोट इज, क्लियर है। ये तो अगर नोट है तो आप उस पर लिख पढ़ नहीं सकते हो, है ना, नाम वगैरह नेम वगैरह लिखने के लिए मना किया गया है। तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप इस पॉलिसी को ब्रेक करते हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसके लिए आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। एंड पनिशमेंट किस सेक्शन के अंदर मिलेगी, सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये भी याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें पनिशमेंट किस सेक्शन में मिलेगी तो वो है सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट स्टार्टेड कमर्शियल बैंकिंग। कमर्शियल बैंकिंग इसमें से कौन सी स्टार्ट नहीं की है, सिडबी ने, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर। इन्होंने अभी तक कमर्शियल बैंकिंग स्टार्ट नहीं की है, बाकी सब ने कमर्शियल बैंकिंग स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट, HRM does not include job evaluation, performance appraisal, sale promotion, job enrichment। नो डाउट सेल प्रमोशन, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो भी काम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, ह्यूमन बीइंग से, या आप कह सकते हो ह्यूमन असेट से, बट उनका कोई भी काम सेल से रिलेटेड नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, सेल प्रमोशन। नेक्स्ट, 360 डिग्री मेथड रिलेट्स टू, अब देखो 360 डिग्री बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक एक मल्टी डायमेंशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है जो कि इवैल्यूएट करता है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय को वो किस तरीके से इवैल्यूएट करता है, फीडबैक यूज़ करके। जो भी फीडबैक उन्होंने कलेक्ट किया है एम्प्लॉय सर्कल से, उसी की हेल्प से वो एम्प्लॉय को इवैल्यूएट करते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, if the current ratio is 2:1 and the working capital is rupees 60,000, what is the value of current assets?
अब देखो अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर। हमारे पास पहले वर्किंग कैपिटल दिया था जो कि होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो 60,000 ऑलरेडी गिवन है वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि करंट एसेट इज इक्वल टू 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी। इसमें हमें नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट होगा। दूसरी चीज़ जो हमारे पास दी थी वो दी थी करंट रेशियो इज इक्वल टू 2/1। तो करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2/1। और हम कह सकते हैं कि करंट एसेट की जगह हम लिख सकते हैं 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2/1। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्योंकि दोनों करंट लायबिलिटी के फॉर्म में है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते आ जाएगा 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी, और 60,000 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी। क्लियर। देयरफॉर अगर करंट लायबिलिटी 60,000 है, अब देखो हमारे पास करंट लायबिलिटी कितना आया 60,000, बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, करंट एसेट पूछा है, तो हमने बताया कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन है 60,000, करंट एसेट नहीं गिवन है बट करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट किया 60,000। क्लियर। तो अब इसको इक्वेशन के इस साइड ले आएंगे तो करंट एसेट कितना हो जाएगा 1,20,000। क्लियर। करंट लायबिलिटी आ गया, करंट एसेट आ गया, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, करंट एसेट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी 1,20,000। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या गिवन है। ऑनलाइन मार्केटिंग है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग भी है, ई मार्केटिंग भी है, बट प्रोडक्ट मिक्स एंड ब्रांडिंग ये इंटरनेट मार्केटिंग नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच इज़ अ बेस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन मार्केट, कैपिटल फ्लो, प्रोग्राम, प्रोडक्ट। इसका करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि ग्रीन मार्केटिंग की अगर बात करें तो ये कंप्लीटली बेस्ड है कि ग्रीन हाउस गैस को हमें कैसे रिड्यूस करना है। क्लियर। नेक्स्ट, according to the principle of span of control, there is a tendency of overload supervisors with too much work. A limit to a number of subordinates a supervisor can effectively supervise. No limit to the number of subordinates a supervisor can supervise. A limit to डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट। देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ही यही होता है कि एक पर्सन सुपीरियर होगा और उसके अंडर कई सारे सबॉर्डिनेट्स होंगे, तो इन सबॉर्डिनेट्स को पता होता है कि उनको किसको जा करके प्रॉपरली इन्फॉर्म करना है। क्लियर। तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स होते हैं किसके अंडर, सुपरवाइजर के अंडर, सो दैट सुपरवाइजर उन हर किसी को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सके या कह लो कि गाइड कर सके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज अ टेक्निक विच रिक्वायर्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। अगर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिंपली ये क्या है कि एक ऐसा मॉडल है जो कि इंप्रूव करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये क्लियरली डिफाइन करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा मैनेजमेंट का एज वेल एज एम्प्लॉयज़ का। एंड एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कंप्लीटली पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने गोल सेट करते हैं कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल उसके थ्रू अचीव कर पाए। क्लियर। तो यहाँ कह रहा है कि इट इज़ अ टेक्निक विच रिक्वायर्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज, कि इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव बस क्या होना चाहिए कि इंटरप्राइज का जो ऑब्जेक्टिव है क्योंकि वो मेजरेबल है, क्योंकि आपने उसको पहले से डिफाइन करके रखा है, क्लियरली डिफाइन किया है, इसीलिए वो इजीली अचीवेबल है। ऑप्शन देख लेते हैं, बी रिटन एंड डिफाइंड इन ब्रॉड टर्म्स। रिटन तो कहीं पे भी नहीं बोला है। ले डाउन द टाइम पीरियड फॉर अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट, नो, टाइम लिमिट भी कहीं नहीं लगाया है रिजल्ट अचीव करने के लिए। इंक्लूड अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड रिजल्ट, बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल रिजल्ट्स। यस, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइंड होता है, बट किस तरीके से, इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल रिजल्ट। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द मैनेजरियल ग्रिड वॉज डेवलप्ड बाय, इसको लर्न कर लेना, इसका करेक्ट आंसर है डी, रॉबर्ट ब्लेक एंड जॉन मोंटेन। नेक्स्ट, हु कॉइन्ड द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट, करेक्ट आंसर है सी, F.W. टेलर। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, थ्योरी एक्स इज द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट, इन व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वैलेंस मीन्स, देखो वैलेंस क्या है, बेसिकली एक ऐसा इमोशनल ओरिएंटेशन है जो कि लोगों को होल्ड कर सकता है, जो कि लोगों को होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ आउटकम और रिवॉर्ड्स। बेसिकली ये बताता है कि जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें एम्प्लॉयज़, उनका
एक्सट्रिंसिक क्या इंटरेस्ट है एंड इंट्रिंसिक टर्म में क्या इंटरेस्ट है। क्लियर। एक्सट्रिंसिक मतलब हो गया इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंट्रिंसिक मतलब हो गया इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया। स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम, सैलरी, सुपरविजन, नॉलेज ऑफ प्लानिंग। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा ए। नेक्स्ट, टू इंडिकेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट द कैच वर्क POD, ये बेसिकली POD नहीं है, ये होता है POSD CORB। यहाँ पे POST CORB होता है, वो coined बाय A लुथर गुलिक। इसका फुल फॉर्म देख लो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। क्लियर। तो कोऑर्डिनेटिंग तक तो हमने पढ़ा ही था, एक्स्ट्रा में है इसमें रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, तो ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब देखो मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे हमने ऑलरेडी अपने सेकंड क्लास में, मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे हमने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ हमने पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया है मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे। तो रेंज था, मीन डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन था एंड क्वार्टाइल डेविएशन था। बट क्या क्वार्टाइल इसका पार्ट है? नहीं। क्वार्टाइल किसका पार्ट होगा बेटा? पार्टीशन वैल्यू का। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, चंक सैम्पलिंग इज नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जितनी भी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है ना, वो अच्छे से पढ़ लेना और उनके अदर नेम्स को भी लर्न कर लेना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी। हमेशा याद रखना कि जब हम बात कर रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, दैट इज आर की, तो ये लाई करती है -1 to 1 के बीच में। यहाँ -1 और 1 इंक्लूडिंग है। जब अभी हम कोरिलेशन पढ़ाएंगे तो इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि +2 +1 से ज़्यादा तो इसकी वैल्यू जा ही नहीं सकती। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल। करेक्ट आंसर होगा बी, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल बेसिकली एक ऐसा स्केल है जो कि ना तो कभी मेजर करती है डेटा को और ना कभी कोई रैंक प्रोवाइड करती है डेटा को। क्लियर। ये सिर्फ और सिर्फ एक लेबल सर्व करती है, या कह सकते हैं कि टैग देती है, सो दैट आप ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश और क्लासीफाई कर सको। अब जैसे जेंडर के बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया मेल एंड फीमेल। क्लियर। तो ये मेजर या रैंक नहीं दे रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट, वी कैन मेजर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय द इफेक्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करें तो ये पॉसिबल है इन रिग्रेशन एनालिसिस। जब रिग्रेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसकी मीनिंग में ये सारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज अप्लाइड टू ऑल द फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्टेटेड बाय AC पिगू, वॉलरस, अल्फ्रेड मार्शल, डेविड रिकार्डो। करेक्ट आंसर होगा सी, अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट, एन इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, अगर इनडिफरेंस कर्व की बात करें तो ये इस तरीके से बनता है। और इनडिफरेंस कर्व किसको शो करता है? बेसिकली इनडिफरेंस कर्व दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है जहां पे कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। क्लियर। तो ये किस तरीके से बनता है? कन्वेक्स टू द ओरिजिन, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन द कंडीशन सिंपली क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मार्केट विद 1 बायर एंड 1 सेलर इज कॉल्ड, जहां एक ही बायर हो एक ही सेलर हो, ऐसे मार्केट को हम कहते हैं बायलैटरल मोनोपोली। क्योंकि ओलिगोपोली में क्या होता है कि बायर तो बहुत सारे होते हैं बट नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं? 2 to 10। क्लियर। मोनोपोली में बेसिकली एक सेलर होता है और नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे होते हैं, बट बायलैटरल मोनोपोली में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वॉज डेवलप्ड बाय। अब देखो अगर हम बात करें इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तो सबसे पहले इसकी थ्योरी डेवलप की गई थी बाय रॉय हैरोल्ड। क्लियर। एंड बाद में उनको फॉलो किया था एडवर्ड चैम्बरलिन ने एंड जॉन रॉबिन्सन, जिनका नाम इसमें दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, कार्टल्स अंडर ओलिगोपोली डू नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग बिकॉज ऑफ इंटरफर्म राइवलरी, लो प्रॉफिट, हाई कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, हेवी लॉस।
अब बेसिकली आप लोग पूछोगे कि मैम कार्टेल क्या होता है, तो कार्टेल मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारी फर्म मिलकर के ये डिसाइड करती है कि क्या लेवल ऑफ आउटपुट होगा जो हर एक मेंबर प्रोड्यूस कर सकता है या किस पर्टिकुलर प्राइस पे हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक ये कार्टेल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी फर्म्स इन्वॉल्व होते हैं ना उनके बीच में एक तरह का कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करता है और उस कॉम्पिटिशन को कंटिन्यू करने के लिए ये जो कार्टेल है कुछ ही टाइम तक वो मेंटेन कर पाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, किंग्ड डिमांड कर्व इज रिलेटेड विथ, नो डाउट अगर हम किंग्ड डिमांड कर्व की बात करें जो ऐसे टूटा हुआ बनता है तो ये कहाँ होता है? ओलिगोपोली में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स इन ल्यू ऑफ, अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न की बात करते हैं तो हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में पीएल अकाउंट की जगह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। डॉक चार्जेस ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी, रॉयल्टी भी। बट ऑडिट फीस ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, जिसको बेसिकली हम लोग कहाँ दिखाते हैं? पीएल अकाउंट में। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज आर, अगर उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए उसको विड्रॉ किया तो नो डाउट वो ड्रॉइंग के फॉर्म में हम दिखाएंगे। शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द परचेज, हाँ परचेज से डिडक्शन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंट्री होती है वो यही होती है, ड्रॉइंग टू परचेज, तो परचेज से ही तो कम करोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट। फर्स्ट में वही दिया है, सेकंड में देखो लाइबिलिटी इधर ले आओगे तो सेकंड इक्वेशन भी करेक्ट है, थर्ड में कैपिटल इधर ले आएंगे तो भी इक्वेशन सही आएगा, बट फोर्थ देखो असेट प्लस कैपिटल कर दिया। कैपिटल को अगर आप इक्वेशन किस साइड लाओगे तो लाइबिलिटी माइनस कैपिटल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, according to which of the following concepts revenue is recognized when it is earned rather than when it is collected and recognizes when assets or benefits are used rather than they are paid for। तो देखो सिंपली ये कह रहा है कि कोई भी एक्सपेंस या कोई भी रेवेन्यू हम तब बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जब वो एक्चुअली में हो रही है, इनकर हो रही है। क्लियर? फिर भले आपने उसके लिए पेमेंट किया हो या ना किया हो, भले पेमेंट रिसीव किया हो या ना किया हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अक्रूवल मेथड। एंड अगर हम कैश बेसिस पे चलते तो हम उसको कहते हैं कैश बेसिस या कैश कंसेप्ट। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अक्रूवल कंसेप्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। इस पे हमने अलग से क्लास भी ड्राफ्ट की हुई है जहां हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ये सारे मेथड्स क्या होते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जरूर से क्लियर कर लेना। नेक्स्ट, स्टॉक इज वैल्यूड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो इसका हमेशा वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, अगेन देखो हमसे पूछा है फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये किसका एक्सप्रेशन है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है कि अगर हम एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लेकर के चल रहे हैं तो दोनों ही तो इक्वेशन के बोथ साइड उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व्स? राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, अगर हम एक्सेसिव डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर रहे हैं तो उससे रिजर्व्स बनेगा। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शोइंग अ कंटिजेंट लायबिलिटी एज एन एक्चुअल लायबिलिटी, हर केस में हम एक सीक्रेट रिजर्व फॉर्म कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ कैपिटल रिजर्व इज जनरली क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ अ कैपिटल नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिट और गेन ऑफ कैपिटल नेचर। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, अगर फोरफिटेड शेयर्स री इशू कर रहा है तो नो डाउट ये कैपिटल नेचर का आइटम है क्योंकि ये साल में हर बार तो होना नहीं है, दैट इज ये रेकरिंग नेचर का है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट भी क्या हम हर साल बेचते रहते हैं या साल में 10 बार बेचते हैं? नहीं, तो ये किस तरह का आइटम है? आप कह सकते हो अब नॉर्मल गेन है या हम कह सकते हैं कि कैपिटल नेचर का गेन है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को भी हम कैसे ट्रीट करते हैं? कैपिटल रिजर्व का पार्ट ट्रीट करते हैं। बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट कर रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये रेकरिंग आइटम का गुड्स है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें गुड्स जिसको हम सेल परचेज करते हैं तो उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो कैपिटल नेचर का नहीं होता, वो रेवेन्यू नेचर का होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि विद द हेल्प ऑफ डी हम कैपिटल रिजर्व नहीं बना सकते। नेक्स्ट, a trader maintains his books of accounts on single entry basis. His books of accounts show that his total purchases during the year were 9 lakh, of which he returned goods worth rupees 1 lakh. His credit sales 5 lakh, cash sales 8 lakh. Out of the total sale, goods returned were 3 lakh. Closing stock 12 lakh.
ही सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%. हिज ओपनिंग स्टॉक इज, आप देखो अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास जो नॉर्मल ट्रेडिंग बनता है उसमें क्या सेल्स दिया है? हाँ दिया है. क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, परचेजेस दिया है एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी हम निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉस्ट प्लस 33 1/3% बोला है. तो अगर हम सेल्स पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले तो सेल्स गिवन है, डायरेक्टली हम उस पर क्या करेंगे? जीपी कैलकुलेट कर लेंगे. क्लियर? तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. सिंपली देखो मेरे पास सेल्स कितनी दी हुई है, हम टोटल करके सेल्स लिखेंगे. मेरे पास जो सेल्स दी हुई है, क्वेश्चन सबके पास है, क्रेडिट सेल है 5 लाख, कैश सेल है 8 लाख, तो ये हो गया हमारा टोटल 13 लाख और उसमें से 3 लाख का गुड्स रिटर्न हुआ है. तो टोटल सेल्स मेरे पास आएगी 10 लाख की. क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास गिवन है 12 लाख. क्लियर? ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन है, कोई बात नहीं. परचेजेस भी अगेन हम टोटल करके लिखेंगे. परचेजेस देखो है कितना, ड्यूरिंग द ईयर 9 लाख हमने परचेज किया है और गुड्स रिटर्न किया है 1 लाख का, तो ये टोटल हो गया 8 लाख. अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि कॉस्ट प्लस 33.33% है. तो हमने बताया कि हम इसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. लेट्स से अगर मेरी कॉस्ट है 100 तो प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? 33.33. तो सेल्स प्राइस कितनी हो गई? 133.33. अगर प्रॉफिट कॉस्ट पे 33.33% है तो सेल्स पे कितना होगा? 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33 मल्टीप्लाई बाय 100. क्योंकि अगर आप इस पे कैलकुलेट करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना है ऑन सेल्स. 25% आ रहा है. क्लियर? तो देखो प्रॉफिट अगर कॉस्ट पे 33.33% है तो सेल्स पे कितना है? 25% ऑन सेल्स. और क्या मेरे पास सेल्स दी है? हाँ दी है. सेल्स कितनी है? 10 लाख. तो 10 लाख का 25% कितना हो जाएगा? 2,50,000. क्लियर? नाउ बैलेंसिंग फिगर जो भी मेरे पास आएगा वो मेरा हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक. तो ये साइड टोटल आ रहा है 22 लाख और इस 22 लाख में से हम ये 10,50,000 माइनस कर देंगे. तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा 11,50,000. क्लियर? अब देखो मेरे पास जो ऑप्शंस दिया है उसमें 11,50,000 नहीं दिया है. कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है. क्यों? क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख है तो ओपनिंग स्टॉक कम से कम उसके आसपास तो होगा ही होगा. क्लियर? तो मेरा जो आंसर आया ओपनिंग स्टॉक का वो आया 11,50,000. आप चाहो तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को 12 लाख की जगह 1,20,000 करके देखना, तब शायद आपका इसमें से कोई करेक्ट आंसर आ पाए. क्लियर? जो आपको सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट बताना था, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है वो आ रहा है 11,50,000. क्लियर? नेक्स्ट, इफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सीड ग्रॉस प्रॉफिट द एक्सेस इज रेफर टू एज. नो डाउट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कम है, किससे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से. तो ये एक तरह का लॉस हो गया. और किस तरह का लॉस है? ऑपरेटिंग लॉस. नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट्स. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि ये इक्विवेलेंट किसके हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. तो क्या एक डेबिट बैलेंस होगा? नहीं. क्रेडिट बैलेंस होगा? नहीं. विथ नो ओपनिंग बैलेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द अकाउंट विद डेबिट और क्रेडिट बैलेंस. करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब शुरू होगा तो उसमें डेबिट या क्रेडिट से नहीं, बस सिंपली जो भी खर्चे होंगे, जो भी इनकम होगी और एक्सपेंडिचर होगी वो हम वहाँ पे पुट करते जाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट, according to the decision in Garner versus Murray, in the absence of any agreement to the contrary, the deficiency of the insolvent partner must be borne by the other solvent partners in. अब देखो कह रहा है कि agreement का absence है, तो profit sharing ratio, capital ratio which stood after the dissolution of the firm, capital ratio which stood before the dissolution of the firm और equal proportion. If in case हमारे पास agreement ना हो, उस केस में जो इनसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स को कैपिटल रेशियो में बॉन्ड करना होता है जो कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के पहले होगा. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, बोनस शेयर्स कैन बी इशू बाय अ कंपनी. अब देखो बोनस शेयर बेसिकली कंपनी जो इशू करती है वो अपने ही रिजर्व्स में से उसको इशू करने होते हैं, क्योंकि ये फ्री शेयर्स होते हैं टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. तो ऑप्शन देखते हैं. आउट ऑफ द रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, out of share premium not collected in cash, without any provision for it in the articles of association of the company, out of free reserves built out of genuine profit. जो कंपनी का फ्री रिजर्व्स होगा उसी में से कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द फर्म. जहां हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है एंड एक्सपेंसेस दिया है. द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन. अब देखो हमसे कैश फ्रॉम ऑपरेशन पूछ रहा है, तो नो डाउट अगर हम बात करें ओपनिंग स्टॉक की तो इसमें तो किसी भी तरह का कोई कैश जनरेट नहीं हो रहा है या कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं हो रहा है. हमने जितना खरीदा और जितना बेचा प्लस जितना खर्चा हुआ
इसी में कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा। तो हमने बेचा कितने का 35,000 का और हमारा खर्चा कितने का ये 25,000 और ये 5,000 ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास आउटफ्लो हुआ होगा। तो ओवरऑल जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से कैश जनरेट हो रहा है वो कितना हो रहा है 10,000। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी 10,000। नेक्स्ट, एन ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस इज नो डाउट लाइबिलिटी। ऑब्लिगेशन मतलब जिसका पेमेंट अभी बिजनेस को करना है। नेक्स्ट, क्रेडिट वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रेडर विच मीन्स, अब क्रेडिट का मतलब होता है कि इंटरेस्टेड और लोन्ड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा बी टू बिलीव। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन नो डाउट फिक्स्ड असेट, और फिक्स्ड में भी कैसा टैंजिबल, क्योंकि अगर इनटैंजिबल होता तो वर्ड क्या यूज होता डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which of the following methods results in lower valuation of inventory and lower income when prices are rising? सिंपली देखो क्या हो रहा है कि जो हमारी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो हम जो लास्ट में लेकर के आ रहे हैं हम उसको पहले आउट कर रहे हैं, तो नो डाउट हमारी प्राइस बढ़ रही है, क्लियर। बट जो हमारी सेल प्राइस है वो तो कांस्टेंट रहेगी, तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारी इनकम है वो भी कम आएगी और इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी कम आएगी। इनकम क्यों कम आएगी, क्योंकि सिंपली आपने जिस प्राइस पे खरीदा वो ज़्यादा है और आपकी सेल प्राइस फिक्स है, तो आप पहले वो सेल कर रहे हो जिसको आपने हायर प्राइस पे खरीदा है, तो नो डाउट हमारी इनकम भी क्या आएगी, कम आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द ऑडिट विच इज, स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ऐसी ऑडिट है जो कि कंपलसरी ऑडिट होती है, जो आपको करानी ही होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए, कंपलसरी अंडर सम लॉ इन फोर्स। नेक्स्ट, एन इंटरिम ऑडिट इज कंडक्टेड। अगर इंटरिम ऑडिट की बात करें तो ये 2 एनुअल ऑडिट मतलब साल में जो ऑडिट होती है उसके बीच में इसको कंडक्ट कराया जाता है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा सी, इन बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स। नेक्स्ट, एन ऑडिटर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अपॉइंटेड एज पर, पार्टनरशिप फर्म के लिए जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है वो एज पर अग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट व्हेन द डिविडेंड प्रपोजल इज एक्सीडिंग 20% ऑफ द पेड अप कैपिटल द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व शैल नॉट बी लेस देन, क्या कह रहा है कि अगर हमने प्रपोज किया है कि हम 20% पेड अप कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज डिविडेंड, तो उस केस में ना ये रूल है कि कम से कम आपको करंट प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, क्लियर। तो ये एज पर कंपनीज एक्ट रूल है कि अगर आपने पेड अप कैपिटल का 20% से ज़्यादा डिविडेंड प्रपोज किया है या डिस्ट्रीब्यूट करने की आप सोच रहे हो, तो कम से कम प्रॉफिट का 10% आपको ट्रांसफर करना होगा रिजर्व्स में। नेक्स्ट, इफ अ कंपनी बाइज बैक इट्स शेयर्स और सिक्योरिटीज आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स इट मस्ट ट्रांसफर सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स और सिक्योरिटीज टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आपको CRR में उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। द लाइबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज अ, लाइबिलिटी हमेशा क्या होगी सोल ट्रेडर की, अनलिमिटेड। क्यों, क्योंकि वो होल सोल ओनर होते हैं अपने बिजनेस के। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम पार्टनर, पार्टनर इसमें से कौन बन सकता है, एलियन एनिमी नहीं बन सकता, माइनर नहीं बन सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं बन सकता, बट कॉर्पोरेशन दैट इज कोई कंपनी पार्टनर बन सकती है, क्लियर। बाकी ये जो है ना ये लोग डिस्क्वालिफाइड हैं फ्रॉम बिकमिंग पार्टनर। नेक्स्ट, insurer is a person who has insured his life or goods, helped a person to get an insurance policy, undertaken to make good the loss of the subject matter by the matter of insurance, filed a suit in court of law to recover insurance claim। करेक्ट आंसर क्या होगा सी। इनकी कोशिश ये होती है कि जो इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो उसके लिए वो पेमेंट कर सके और उस लॉस को गुड्स में दैट इज प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके, क्लियर। नेक्स्ट, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बियॉन्ड द ऑफिशियल वर्किंग आवर्स, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कर्ब ट्रेडिंग, जहां बेसिकली सिक्योरिटीज को आप खरीदते बेचते हो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ट्रेड थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप, देख लेते हैं। अगर हम ट्रेड थ्योरी की बात करें तो ओवरऑल इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, एम्बिशन एंड एनर्जी, desire to lead, honesty, integrity, self confidence, intelligence, job relevant knowledge। ऑप्शन देखते हैं, फिजिकल फैक्टर्स सच एज हाइट, इंटेलिजेंस एंड एक्सट्रोवर्जन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एम्बिशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज़। जब हम बात करें लीडरशिप की तो लीडरशिप में ये सारी क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए, बट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट,
Job specification is the specification required for the job. A statement of the skills and abilities needed in the performance of a job. A statement of the duties and responsibilities of the job. The manner in which the job is to be performed. देखो यहाँ पे ऑप्शन हमसे पूछा था जॉब स्पेसिफिकेशन, तो वहाँ पे ये स्पेसिफाई करता है कि आपको आपकी जॉब किस तरीके से परफॉर्म करनी है, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, Which one of the following orders indicates the correct logical order of managerial functions? Managerial function किस तरह से चलता है? Planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordination. Clear? और ये ऑप्शन आप देखोगे ना तो ऑप्शन बी में दिया है. Next, if the span of control is narrow, a number of managers would be required in each unit of organization, and there would be many managerial level or layers. Such an organizational structure is referred to as फ्लैट स्ट्रक्चर, टॉल स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर. इसका करेक्ट आंसर है टॉल स्ट्रक्चर. एंड इस तरह से जितने भी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो आप प्रॉपर तरीके से रीड कर लेना. नेक्स्ट, थ्योरी वाइज स्टेट्स दैट वर्कर्स प्रिफर टू डायरेक्टेड, वर्कर्स एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन, वर्कर्स हैव इनहेरेंट लाइकिंग फॉर वर्क, नन ऑफ द अबव. थ्योरी एक्स रिलेटेड था मोटिवेशन से और वाई ये स्टेट करता है कि वर्कर एक्सरसाइज करते हैं सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन. नेक्स्ट, स्पिरिट द कॉर्प्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट. हमेशा याद रखना, अगर स्पिरिट द कॉर्प्स की बात करें तो वो हमेशा बात करता है वी की, ना कि आई की. ठीक, हमेशा टीम वर्क की बात होती है. ऑप्शन देखते हैं. देयर इज नीड फॉर टीम वर्क, लेबर टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन्ड, देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर फॉर ईच सबऑर्डिनेट. करेक्ट आंसर क्या होगा? ए. Next, in Taylor's functional organization, gang boss inspects the quality of a work done, issues instructions to workers, set up tools and machines for work और compiles cost of production. अगर gang boss की बात करें तो वो सारे tools set करते हैं और जो machine यूज़ होनी है उसको वो set करते हैं so that हम काम कर पाए. तो correct answer क्या होगा? C. Next, which theory of motivation assumes that average human being dislikes work? काम हर किसी को नहीं पसंद आता. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैकग्रॉगर्स थ्योरी एक्स. द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन, नो डाउट कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मीन्स. बेसिकली अगर हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को. किससे? अगेंस्ट द एक्शंस डन बाय द कंपनी. क्लियर? बेसिकली हम लोग ये मानते हैं कि कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है विद अ कंपनी, उसने इंश्योर कर लिया होगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहीं ना कहीं ऑथराइज किया गया है. क्लियर? ऑप्शन देखते हैं. सो फार एज द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी आर कंसर्न्ड, स्ट्रेंजर्स डीलिंग विद द कंपनी आर एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट एवरीथिंग इज डन रेगुलरली. रेगुलरिटी ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग्स मस्ट बी इंक्वायर्ड इनटू बिफोर डीलिंग विद द कंपनी. कभी भी हम लोग उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करते. हम ये मान करके चलते हैं कि विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर को पूरी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए. नेक्स्ट, कोरम फॉर जनरल मीटिंग फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी इज. देखो, प्राइवेट कंपनी के लिए अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में जब जनरल मीटिंग होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोरम मेंटेन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए एंड पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 5. क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 2 and 5. नेक्स्ट, when a person transacts with the company on a matter which is beyond the power of the company, the person will be governed by the doctrine of constructive notice. Again, doctrine of constructive notice की बात करें तो doctrine of constructive notice एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जहाँ हम ये मानते हैं कि हर वो पर्सन जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको कंपनी की प्रॉपर नॉलेज है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में एज वेल एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में. क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा? सी. क्योंकि यहाँ देखो यही बोला, व्हेन अ पर्सन ट्रांजैक्ट्स विद द कंपनी ऑन अ मैटर व्हिच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, द पर्सन विल गवर्न्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ. अब क्योंकि आपको तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि कौन सा मैटर उनके पावर के बियॉन्ड है. क्लियर? नेक्स्ट, a company can invest money in another company only if it is so authorized by its articles of association. अगर articles of association के थ्रू आपको ऑथराइजेशन मिला है तभी कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है. नेक्स्ट, A and B were only 2 members of a private limited company. Both of them have been killed in a bomb blast. The consequences will be कंपनी विल सीज टू एग्जिस्ट नेवर, क्योंकि कंपनी की अपनी खुद की एग्जिस्टेंस होती है. कंपनी डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट. द
द कंपनी मे और मे नॉट एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस कंटेन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब देखो, भले ही दोनों पार्टनर मर जाए, क्योंकि हमें पता है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं, तो लेट्स से अगर 2 ही मेंबर और दोनों की डेथ हो गई तो भी उस केस में कंपनी बंद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी की खुद की एक लीगल एग्जिस्टेंस है, उसकी एग्जिस्टेंस है इन द आइज ऑफ लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, द कंपनी डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट। हम ये नहीं मान सकते कि कंपनी बंद हो जाएगी। Next, a registered company is a company which is incorporated under the Companies Act 1956. अब basically हो गया 2013. Next, window dressing is prohibited due to Convention of Conservatism, Convention of Disclosure, Convention of Materiality और Accrual Concept. Window dressing को प्रोहिबिट किया गया ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, क्योंकि विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है? जहां आप अपने प्रॉफिट लॉस को, नेट प्रॉफिट और लॉस को फ्लक्चुएट करके दिखाते हो। क्लियर? नेक्स्ट, लीज्ड प्रॉपर्टी इज जनरली डेप्रिशिएटेड बाय। लीज्ड प्रॉपर्टी का जनरली जो हम डेप्रिसिएशन करते हैं वो करते हैं विद हेल्प ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एंड लास्ट क्वेश्चन, असेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ। वैसे तो देखा जाए दोनों मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, परमानेंस एंड लिक्विडिटी, दोनों मेथड एप्लीकेबल है, बट जनरली जो हम लोग मेथड यूज करते हैं वो क्या करते हैं? परमानेंस। इसीलिए देखा करो, पहले फिक्स्ड एसेट या कह सकते हैं नॉन करंट एसेट यूज करते हैं, लिखते हैं, और उसके बाद करंट एसेट लिखते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ देखो, हमने ओवरऑल 85 क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर लिए रिलेटेड टू एमकॉम ऑनर्स, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बेसिकली ये सारे रिलेटेड थे अकाउंटिंग, लॉज, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट से। एग्जाम में इसी तरीके से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम लोग PUCET की बात करें तो सेम इसी पैटर्न पे हर बार क्वेश्चन पेपर बनता है। अब अगर मान लो इनमें से कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड हमने PUCET के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जहां हमने एमकॉम ऑनर्स के लिए अलग बनाया है एंड एमकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है। वो प्लेलिस्ट रन करके आप सारी क्लासेस बैक टू बैक कर लेना, सो दैट आपको कहीं पे भी कोई डाउट ना रह जाए। हमने स्टार्ट्स के लिए एक ऑलरेडी अलग चैनल स्टार्ट किया है, CA काजल टेरोलिया। वहाँ पे मैं स्टार्ट से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज MCQs अपडेट कर रहे हैं, तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा ये चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको आगे के क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। हमने टेलीग्राम की लिंक दी है, जहाँ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, एंड टेलीग्राम पे जो एमकॉम का चैनल है उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपको सारी क्लासेस की PDF नोट्स वगैरह टाइमली अवेलेबल हो पाए। इस क्लास की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।